वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड CSIR सीरीज 2020। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 दैट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ओके, यूनिट 9 इकोलॉजी। ओके, और इकोलॉजी में हमने फर्स्ट लेक्चर में इकोलॉजी के बेसिक्स डिस्कस किए थे और आज हम जो एक्चुअल में अपने टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका है थ्योरी ऑफ आइलैंड बायो जियोग्राफी। ठीक है, और इस टॉपिक पे आप लगा लीजिए इम्पॉर्टेंट का साइन, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बस आपको देखकर ही मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वो तब जब आप इस लेक्चर को फॉलो करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर देना, ताकि जितनी भी वीडियोस अपलोड हो आप तक डायरेक्टली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट इज अबाउट थ्योरी ऑफ आइलैंड बायो जियोग्राफी। तो सबसे पहले जो इस थ्योरी को दिया था आपको उनका नाम याद रखना है। ठीक है, तो उनका नाम है इट द थ्योरी वाज गिवन बाय मैकआर्थर एंड विल्सन। ठीक है, हम टू द पॉइंट बात करेंगे थ्योरी ऑफ आइलैंड बाय जियोग्राफी के बारे में। ठीक है, और सिर्फ उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके लिए ये लेक्चर जो कि थ्योरी ऑफ आइलैंड बाय जियोग्राफी का एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसको करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए थ्योरी ऑफ आइलैंड बाय जियोग्राफी के और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इट वॉज गिवन बाय मैकआर्थर एंड विल्सन। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो आइलैंड होता है वो होता क्या है। ठीक है, आइलैंड क्या होता है। तो आइलैंड को आपको पता होगा अच्छे से कि आइलैंड क्या होता है। आइलैंड को आप बोल सकते हो कि दे आर द पैचेस, है ना, पैचेस दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड। मेन लैंड जो मेन लैंड से सेपरेटेड होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। बट ऑल्सो एंड ऑल्सो सराउंडेड बाय इनहॉस्पिटेबल, और या तो आप इसको बोल सकते हो क्या, अनसूटेबल, अनसूटेबल एरिया। ठीक है, तो ऐसे पैचेस या आप बोल सकते हो ऐसे लैंड्स जो कि मेन लैंड से सेपरेटेड हो, ठीक है, और वो उसके आसपास का जो एरिया हो वो अनसुटेबल हो, मतलब रिसोर्सेज की कमी हो, रिसोर्सेज ना हो। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि आपका ये है आपका मेन लैंड। ठीक है, दिस इज योर मेन लैंड, है ना। ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें आइलैंड की तो क्या होता है कि ये मान लो आपका है कोई सी, समुद्र है। ठीक है, दिस इज द रीजन, सी रीजन। ठीक है, ये सी रीजन है, दिस इज सी, राइट। और कहीं दूर आपका एक ऐसा कुछ आइसोलेटेड लैंड है। ठीक है, दैट इज आइसोलेटेड। ठीक है, तो ये होगा क्या आपका, इसको आप कह सकते हो दिस इज द आइलैंड। तो क्या हो गया देखो, इट्स लाइक ए पैच दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड, राइट, एंड इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द इनहॉस्पिटेबल एरिया। तो ये था आपका आइलैंड का डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको आइलैंड के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि
जो आइलैंड पे नंबर ऑफ स्पीसीज कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, मतलब कि जो मतलब किसी भी आइलैंड की अगर आप बात करोगे तो जो भी स्पीसीज उस पे रह रही है, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर आइलैंड, उसको कैसे डिटरमाइन करोगे, ठीक है। तो क्या होता है, उसको देखने के लिए हम इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं कि वहां पर कितना इमिग्रेशन हो रहा है, राइट, न्यू स्पीसीज का, और कितना एक्सटिंक्शन हो रहा है ऑलरेडी जो उस आइलैंड पे स्पीसीज प्रेजेंट है। तो नंबर वन जो पॉइंट है वो ये है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज on the island, not in the island, on the island is determined by the equilibrium between immigration, राइट। इमिग्रेशन के बारे में, एमिग्रेशन के बारे में, नेटिलिटी और मोर्टिलिटी के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। वो काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। सो द इक्विलिब्रियम बिटवीन इमिग्रेशन ऑफ न्यूली स्पीसीज एंड extinction of already present species, ठीक है। कितनी नई स्पीसीज आ रही है, दैट इज नोन एज इमिग्रेशन, और जो ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है उनका एक्सटिंक्शन किस रेट से हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की स्टडी जब आप करेंगे किसी पर्टिकुलर आइलैंड पे, तब आपको पता चल जाएगा कि वहां पे कित नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको, तो इसके लिए हमको क्या समझना होगा, इक्विलिब्रियम कैसे देखते हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में समझना होगा, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। एक ग्राफ आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वो ग्राफ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस ग्राफ को समझेंगे और वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम देखेंगे, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कब अचीव होता है किसी भी आइलैंड पे, ठीक। और अलग अलग टाइप के आइलैंड्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट कि अब ये जो रेट ऑफ इमिग्रेशन और रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है ना, दो चीज़ें हमने बात करी यहाँ पे, right, immigration and extinction. So what are the factors on which these two things, that is immigration and extinctions, depends, ठीक है। तो the rate of immigration and extinction depends on two things, दो चीज़ों पे आपका इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन डिपेंड करता है। तो पहला जो है वो ये है कि आपका जो आइलैंड है वो मेन लैंड से दूर कितना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन आइलैंड एंड मेन लैंड, तो पहला जो फैक्टर है वो ये है, ठीक है, जो डिसाइड करेगा कि आपका इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन कितना हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो आपका फैक्टर है वो ये है कि साइज क्या है आइलैंड का, साइज ऑफ आइलैंड। तो इन दो बातों को आप ध्यान रखेंगे, इसी पे हम आगे के सारे ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, राइट, समझ में आया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि अगर कोई भी आइलैंड मेन लैंड से अगर करीब होगा या दूर होगा तो एक्सटिंक्शन या इमिग्रेशन किस टाइप से होगा, कितने किस रेट से होगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, है ना, ग्राफ बनाने जा रहा हूँ आपके सामने एक, ओके। सो दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, और दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, ओके। और इस जो एक्स एक्सिस है वो आपका रेट ऑफ इमिग्रेशन बता रहा है,
ठीक है, रेट ऑफ इमिग्रेशन। और जो वाई एक्सिस है वो आपका बता रहा है नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, राइट। तो अब देखो, अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले हम बात करेंगे इमिग्रेशन की ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मेनलैंड एंड आइलैंड, मेनलैंड एंड आइलैंड। ठीक है, तो देखो, अगर मेनलैंड और आइलैंड के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूँ यहाँ पे, पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे आप, कि मान लो कि आपका ये है मेनलैंड। ठीक है, दिस इज योर मेन लैंड, राइट। और आपका जो आइलैंड है वो है यहाँ पे, ये है आपका आइलैंड। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन हो गई। अब आप दूसरी सिचुएशन देखो, तब आप अच्छे से समझोगे चीज को। अब दूसरा सिचुएशन आपका कि ये है मेनलैंड, राइट, एंड दिस इज योर, सॉरी दूसरे कलर से बनाते हैं, दिस इज योर आइलैंड। ठीक है, राइट, है ना। और बीच में आपका मान लो कि सी है, समुद्र है, सी रीजन, दिस इज सी रीजन। ठीक है, तो अब देखो, दिस इज सिचुएशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सिचुएशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप इसके और इसके बीच में डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस देख रहे हो, है ना, तो डिस्टेंस कैसा है, अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हो तो डिस्टेंस इज लेस, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे कि इनके बीच में डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस मोर, है ना, ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अब आप मुझे खुद बताओ कि अब जब हम बात करेंगे इमिग्रेशन की, ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर देखा तभी देखें आप जब आपने फर्स्ट वाला लेक्चर फॉलो किया हो। ठीक है, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि इनकमिंग, आसान भाषा में, इनकमिंग ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब न्यू स्पीसीज का आइलैंड में आना। ठीक है, तो कहाँ से आएंगी, उसके आसपास जो दूसरे आइलैंड होंगे या आसपास दूसरे मेनलैंड होंगे, समझ रहे हो। तो अब आप खुद बताओ कि कौन से आइलैंड पे इमिग्रेशन जल्दी और ज्यादा होगा, जो सबसे करीब होगा मेनलैंड के, और वो किस में है, वो है सिचुएशन नंबर फर्स्ट में। देखो यहाँ पर, द आइलैंड विच इज मोर क्लोजर टू द मेनलैंड विल हैव हायर इमिग्रेशन रेट, समझ रहे हो, एंड द आइलैंड विच इज फार फ्रॉम द मेनलैंड विल हैव लेस इमिग्रेशन, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखो, अगर मेनलैंड और आइलैंड के बीच में डिस्टेंस कम है तो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहले देख रहे हो, ये है आपका इमिग्रेशन पॉइंट, और यहाँ पे है आपका मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब, और ये है मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि आइलैंड पे जब नया नया आइलैंड बना होगा, ठीक है, तो उस पर तो कोई भी स्पीसीज नहीं होगी, ना के बराबर, तो मिनिमम, है ना, अभी कोई भी स्पीसीज नहीं है, तो क्या होगा उस टाइम पे, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल नया नया आइलैंड आपका बन के तैयार हुआ है। ठीक है ना, तो जब बिल्कुल भी स्पीसीज नहीं है और वो आइलैंड मेनलैंड के बहुत करीब है तो वहाँ पर इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब हाई आपको तब समझ में आएगा जब आप कंपेयर करोगे दूसरे सिचुएशन से, और दूसरा सिचुएशन है आपका ये वाला जहाँ पर आपका आइलैंड दूर है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लिख लेते हैं कि ये है आपका ये है आपका कौन सा सिचुएशन, आइलैंड नियर टू मेन लैंड, राइट। अब अगर हम बात करें दूसरे आइलैंड की, जो कि आपका
दूर है तो वहां पे इमिग्रेशन स्टार्टिंग से ही कम होगा, क्योंकि वो काफी दूर है एज कंपेयर टू उस वाले आइलैंड के जो पास है, उसमें इमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है यहाँ पे देखिए। लेकिन जो आइलैंड दूर है मेनलैंड से उसमें इमिग्रेशन काफी कम होगा स्टार्टिंग से ही, तो उसमें रेट ऑफ इमिग्रेशन स्टार्टिंग से ही कम है। तो ऐसा तो बहुत धीरे धीरे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगे वहां पर, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे देखो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जो आइलैंड मेन लैंड के सबसे पास होगा उसका इमिग्रेशन हाई होगा, देख रहे हो यहाँ पे हाइयर पॉइंट पे है बहुत तेजी से। और जो इसको लिख लीजिए आइलैंड फार फ्रॉम मेन लैंड। तो आई होप कि ये चीज आपको, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चीज इस वाई एक्सिस को समझते हैं एक बार। तो अब देखो जैसे जैसे, अब मान लो इस वाले अगर आइलैंड की बात आप करो, तो जैसे जैसे स्पीसीज इस पे बढ़ते जाएंगे तो इमिग्रेशन कम होता चला जाएगा, है ना। इमिग्रेशन कम होता चला जाएगा। आप अपना एग्जांपल सोचो, जब कोई कोई नई सोसाइटी बनती है, वहाँ पे सारे नए फ्लैट्स बनते हैं, तो स्टार्टिंग में क्योंकि सारा जगह खाली होता है, सारे फ्लैट्स खाली होते हैं, तो लोग ज़्यादा आते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग वहाँ पे रहने लगते हैं, जगह कम होने लगती है, लोगों का आना कम हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो ग्राफ नीचे जा रहा है ना आपका, देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग में नया आइलैंड बना था, अगर हम बात करें इसकी जो सबसे जो पास में आइलैंड है, तो ये आइलैंड जब बना था आपका स्टार्टिंग में, उसमें इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हाई था। जैसे जैसे वहाँ पर लोग मतलब नई स्पीसीज आकर रहने लगी तो रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए, तो इमिग्रेशन धीरे धीरे देखो कम होने लगा, है ना। मतलब जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ने लगे वैसे वैसे इमिग्रेशन आपका कम होने लग गया, ठीक है। वैसे ही सेम आप लगा लो इस वाले आइलैंड का, ये आपका आइलैंड दूर था तो वहां पर इमिग्रेशन स्टार्टिंग से ही कम था, ठीक है। और वहां पर जैसे जैसे स्पीसीज बढ़ने लगे तो वहां पे भी इमिग्रेशन कम होने लग गया। तो ये है आपका थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी में कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आइलैंड एंड मेनलैंड, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर मैं आपको दूसरा ग्राफ समझाऊंगा, राइट। और हम समझेंगे रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, और हम समझेंगे किसकी हेल्प से कंपेयर करेंगे साइज ऑफ आइलैंड, ठीक है, साइज ऑफ आइलैंड। तो अभी हमने जो समझा था वो डिस्टेंस ऑफ आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड के बेसिस पे डिस्कस किया था। अभी हम साइज आइलैंड के साइज के बेसिस पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से जो मैं आपको नेक्स्ट ग्राफ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब आपका सेकंड ग्राफ है, ठीक, ये है आपका वाई एक्सिस, ओ सॉरी, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस है वो आपका बता रहा है रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, मतलब लुप्त होने का दर। शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें किसी भी प्रजाति के लुप्त होने का दर दर, ठीक है, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने का रेट, राइट। और जो आपका एक्स एक्सिस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि साइज ऑफ आइलैंड के साइज के बेसिस पे कैसे एक्सटिंक्शन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो आपके पास दो आइलैंड है, ठीक है। जो पहला आइलैंड है आपका वो कुछ ऐसा है, ठीक है, दिस इज आइलैंड ए, राइट, एंड दिस इज आइलैंड बी,
समझ रहे हो इस चीज को? तो अब आप मुझको बताओ कि रिसोर्सेस कहाँ पे लिमिटेड होंगे? यहाँ पे रिसोर्सेस कैसे होंगे? लिमिटेड होंगे ना, लिमिटेड रिसोर्सेस एज वेल एज स्पेस। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इससे, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब लिमिटेड तो ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिमिटेड वर्ड की जगह अगर हम मिनिमम लिखें, है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा, है कि नहीं? समझ गए होंगे आप क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लिमिटेड तो दोनों ही जगह होंगे, है ना। यहाँ मिनिमम रिसोर्सेस होंगे एंड मिनिमम स्पेस होगा। और अगर हम बात करें इस वाले आइलैंड की, तो यहाँ पर जो रिसोर्सेस होंगे वो मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम रिसोर्सेस एज वेल एज स्पेस। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो आइलैंड छोटा होता है साइज में, ठीक है ना, वहां पर क्या होता है कि रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ज्यादा होता है और जल्दी होने लग जाता है एक्सटिंक्शन। ठीक है, मान लो कि ये दो आइलैंड एक ही टाइम पे बने, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये आइलैंड जो था ये भी मान लो कि बना था, मान लो 1940 में, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। 1940 में बना, ठीक है, और ये भी बना 1940 में, ठीक है। एक ही टाइम पे बने दोनों आइलैंड। दोनों में से किसके रिसोर्सेज जल्दी ऑक्यूपाई हो जाएंगे? इस वाले के हो जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। इसके बहुत लेट से ऑक्यूपाई होंगे, समझ रहे हो, जल्दी ऑक्यूपाई हो गए। अब लिमिट, इसके रिसोर्सेज कैसे हो गए? लिमिटेड हो गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी स्पीसीज आके, बहुत सारी स्पीसीज आके रहने लगी और रिसोर्सेज कम थे, जगह कम थी, यहाँ पर स्पेस कम था, जल्दी फुल हो गया आइलैंड, ठीक है। लेकिन इसने काफ़ी टाइम लिया, ठीक है। तो मान लो इसने लिए 20 ईयर्स, ठीक है। 20 ईयर्स में ये पूरा आइलैंड फुल हो गया स्पीसीज से। और ये क्योंकि काफ़ी बड़ा था तो इसने ले लिया अराउंड आपके मान लो 80 टू 120 ईयर्स, ठीक है। समझ रहे हो? तो अब क्या होगा जब ये पूरा फुल हो जाएगा? आप खुद सोचो ना, आपकी सोसाइटी में भी जब एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी सोसाइटी बिल्कुल फुल पैक हो जाती है, तो लोग वहां से अब छोड़ के दूसरी तरफ माइग्रेट करने लग जाते हैं, है ना, कहीं और रहने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ हो गई है। सेम आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है यहाँ पर। तो एक्सटिंक्शन जल्दी कहाँ पे अचीव होगा? जो आइलैंड छोटे होंगे, समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर कि अगर हम बात करें छोटे आइलैंड की, तो वहां पर रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जल्दी होगा। वहां पर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा, ठीक है। रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जल्दी आ गया, ठीक है। दिस इज फॉर स्मॉल साइज आइलैंड, ठीक है। और जो आइलैंड आपका बड़ा होगा, ठीक है, तो मान लो कि अगर हम यहाँ पे जैसे मिनिमम मैक्सिमम हमने फर्स्ट वाले ग्राफ में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये है मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ पर है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज। तो जो आइलैंड छोटा होगा उस पे क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज जल्दी आ जाएंगी, और जल्दी आएंगी तो एक्सटिंक्शन भी जल्दी होने लगेगा। लेकिन जो आइलैंड बड़ा होगा उस पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो धीरे धीरे बढ़ेंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज धीरे धीरे होंगी, इसलिए उसका एक्सटिंक्शन भी लेट होगा। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस ये किसके लिए है? लार्ज साइज आइलैंड, उसका एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा, समझ रहे हो? तो ये था आपका रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आइलैंड साइज, ठीक है। जैसा साइज होगा वैसा रेट ऑफ एक्सटिंक्शन होगा, ठीक है। समझ में आया, है ना? तो अब यहां पर हम एक चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस वाले ग्राफ पे आते हैं एक बार, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपका इमिग्रेशन है वो कैसे रिलेटेड है
डिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या देखा था कि अगर आपका आइलैंड करीब है, पास है, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी बहुत क्रिटिकल चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो इस तरफ, अगर आपके मेन लैंड और आइलैंड के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है तो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि इमिग्रेशन is inversely proportional to distance between mainland and island, है ना। आइलैंड और मेनलैंड के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इमिग्रेशन कम होगा। तो एक तो आप ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट समझना है, आपको ये इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो ये आपको हमेशा के लिए चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस वाले ग्राफ की। तो बस कुछ नहीं है, देखो अगर साइज आइलैंड का ज़्यादा होगा, ठीक है, तो एक्सटिंक्शन कैसा होगा, लेट होगा, है ना। समझ रहे हो एक्सटिंक्शन कैसा होगा, सॉरी धीरे होगा, कम होगा, ठीक है। तो साइज अगर साइज ऑफ आइलैंड ज़्यादा होगा तो एक्सटिंक्शन कम होगा। इसीलिए यहाँ पर भी एक्सटिंक्शन जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। साइज अगर ज़्यादा होगा, बड़ा होगा तो एक्सटिंक्शन कम होगा, धीरे होगा। लेकिन अगर साइज छोटा होगा तो एक्सटिंक्शन जल्दी होगा। तो ये भी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये दो ग्राफ आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब क्या करेंगे, इन दोनों ग्राफ को मर्ज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा और ध्यान से समझना है चीज़ों को। इन दोनों ग्राफ को अब हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए, मज़ा आएगा अभी समझने में, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ, दोनों ग्राफ को एक साथ मर्ज करेंगे, ठीक है। ओके, इधर हम लिख लेते हैं रेट ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है। और इधर लिख लेते हैं रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज, बस सब कुछ सेम है। बस हमने क्या किया है, दोनों ग्राफ को मर्ज कर दिया है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, दोनों ग्राफ को मर्ज किया है तो अब हम यहाँ पर एक साथ कंपेयर करने वाले हैं क्या, साइज एंड साइज एंड डिस्टेंस ऑफ आइलैंड, एक साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो आपका आइलैंड है वो मेन लैंड के करीब है, इट मीन्स इफ द आइलैंड इज वेरी नियर, वेरी क्लोजर टू द मेन लैंड, देन द इमिग्रेशन विल बी वेरी हायर इन द स्टार्टिंग। सब स्टार्टिंग में जब नया नया आइलैंड बनेगा और वो आइलैंड मेन लैंड के बहुत ज़्यादा पास होगा तो उसका इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा यहाँ पर। और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ते जाएंगे तो इमिग्रेशन आपका कम होता जाएगा, ठीक है। तो उसका ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, इफ द आइलैंड इज नियर टू मेनलैंड, ठीक है।
समझ रहे हो इस चीज को, आइलैंड नियर टू मेन लैंड। ठीक है, अगर आपका जो आइलैंड है वो दूर है तो फिर कैसा बनेगा, अभी हमने डिस्कस किया था, तो उसका इमिग्रेशन, रेट ऑफ इमिग्रेशन स्टार्टिंग में कम होगा, किसके कंपैरिजन में, उस आइलैंड के जो मेनलैंड के करीब था। ठीक है, तो उसका तो क्या है, रेट ऑफ इमिग्रेशन कम है अगर आइलैंड दूर है। ठीक है, यहाँ से तो उसका कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो आपको पहला ग्राफ समझ में आ गया है, तो बस हमने उसी को वापस यहाँ पे रीड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम दो चीजों को कंपेयर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि इफ द आइलैंड इज फार फ्रॉम मेन लैंड। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, गुड। अब देखो यहाँ पर, अब हम दो चीजों को कंपेयर करने वाले हैं। कौन कौन सी चीज, अगर एक तो आइलैंड का साइज और एक आइलैंड का डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि अगर आइलैंड का डिस्टेंस, अगर सॉरी, आइलैंड का साइज अगर छोटा होगा। ठीक है, आइलैंड का साइज अगर छोटा होगा तो मैंने क्या बताया था कि एक्सटिंक्शन जल्दी होगा। अगर साइज छोटा है तो एक्सटिंक्शन जल्दी है। ठीक है, तो ये कैसा आइलैंड है, स्मॉल साइज आइलैंड। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। ठीक है, अब अगर आपका आइलैंड कैसा है, अगर आपका आइलैंड का साइज बड़ा है, लार्ज साइज आइलैंड, तो एक्सटिंक्शन कैसा होगा, लेट होगा। तो ये कैसा है, लार्ज साइज आइलैंड। तो आपको अब यहाँ पर साइज और डिस्टेंस का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके, आइलैंड के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके 4 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, सॉरी, इसको हम दोबारा से ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे एक ओके, पहले इसको कंप्लीट कर लेते, स्मॉल साइज आइलैंड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो आइलैंड का जो साइज है वो अगर ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, तो उसका कैसा होगा, उसका एक्सटिंक्शन काफ़ी स्लो होगा। ठीक है, तो ये है आपका लार्ज साइज आइलैंड। समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको 4 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपको मिल गया ये, एक पॉइंट आपको मिल गया ये, एक पॉइंट आपको मिल गया ये, और एक पॉइंट आपको मिल गया ये। तो ये क्या है, यही है आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, तो इनका नाम रख देते हैं हम E1। ठीक है, दिस इज E2, E3 और E4। ठीक है ना। अब हम समझेंगे इसको थोड़ा अच्छे से कि E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है और E4 क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहले जो आपका E1 है, E1 है। ठीक है, आपका, हाँ अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आपका क्या है, E1 है, तो यहाँ पर देखो आप E1, तो ये किस आइलैंड की बात हो रही है, आइलैंड, कौन सा आइलैंड की बात हो रही है, यहाँ पर आइलैंड का जो साइज है, साइज कैसा है आइलैंड का, E1 वाले आइलैंड का कंपेयर करिए आप, कि इसका साइज है आइलैंड का स्मॉल, है ना। यहाँ देखो
स्मॉल, ये पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट जिन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है उन दोनों ग्राफ्स को आप देखिए। एक तो ये इस वाले को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका साइज कैसा है, स्मॉल है। साइज कैसा है आइलैंड का, स्मॉल, एंड द आइलैंड इज फार फ्रॉम द मेनलैंड, ठीक है। हाँ, साइज स्मॉल है और डिस्टेंस, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो आपका डिस्टेंस कैसा है इसका, इस वाले E1 पॉइंट का देखिए डिस्टेंस कैसा है। आइलैंड इज फार फ्रॉम द मेन लैंड, फार फ्रॉम मेन लैंड, ठीक है। E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। अगर बात करें E2 की, E2 वाले आइलैंड की, मतलब ऐसा आइलैंड जिसका इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 है, तो वहां पर जो साइज है वो कैसा है E2 वाले का, देखना आप, स्मॉल साइज और नियर टू मेनलैंड, तो स्मॉल, ठीक है। और डिस्टेंस कैसा है, नियर टू मेनलैंड, ठीक है। अगर हम बात करें E3 की, E3 आइलैंड की, ठीक है। E इज रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम, तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। E3 आइलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, E3 में आपका जो आइलैंड का साइज है वो बड़ा है, साइज इज लार्ज, एंड डिस्टेंस इज फार फ्रॉम द मेन लैंड, डिस्टेंस इज फार, ठीक है। अभी बात करेंगे हम आपके E4 की, E4, तो इसका साइज देखें आप, इसका साइज E4 वाले का साइज इज लार्ज, राइट, एंड डिस्टेंस आपका ये नियर है, ठीक है। तो अब आपके एग्जाम में यहां से कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, एक तो आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको हो सकता है कि ये पॉइंट्स दे दिए जाएं, ठीक है, E1 E2 E3 E4, ठीक है, या कुछ भी दे सकता है, A1 A2 A3 A4 S1 S2 S3 S4, कुछ भी, ठीक है। और आपको बता दिया जाएगा कि ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि मान लो कि आपको पूछा गया कि इस वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो किस टाइप के आइलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको वहां पर बताना होगा कि ये आइलैंड साइज में स्मॉल है ना, यहाँ देख रहे हो स्मॉल साइज आइलैंड है ना, एंड दिस इज फार फ्रॉम द मेन लैंड, ठीक है, राइट। तो आपको ये चारों ही चीजें पूरा ग्राफ बना के दिया जाएगा, बट आपको क्या होगा, कंपेयर करना होगा, क्योंकि आपने अब अच्छे से पढ़ लिया तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ही अगर E2 के बारे में पूछा जाएगा तो आप E2 के बारे में बताना होगा, E3 के बारे में पूछा जाएगा तो उसके बारे में बताना होगा, और वैसे E4 के बारे में। तो एक तो आपका क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है। उसमें आपका ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जहां पर जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, जहां पर जल्दी इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो जाता है। तो वो आप देखो ये वाला है E1, है ना। यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम सबसे पहले आ रहा है, मतलब रेट ऑफ इमिग्रेशन भी सबसे पहले और रेट ऑफ एक्सटिंक्शन भी सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी वो अचीव हो रहा है। तो ये किस टाइप का आइलैंड है, दैट इज फार फ्रॉम द मेन लैंड एंड ऑल्सो स्मॉलर इन साइज। तो इस टाइप के आइलैंड पे आपका इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि लेट किस टाइप के आइलैंड पे आपका लेट इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, तो वो है आपका E4 वाला पॉइंट, दैट इज द
द आइलैंड दैट इज लार्जर इन साइज एंड दैट इज नियर टू मेन लैंड। तो आपको ये कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अब आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो अब हम आगे चल सकते हैं, ठीक है ना, और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक बोल सकते हैं चलो गेम खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, इट्स नॉट ए गेम बट यहाँ से क्या होगा, आपको सारा समराइज हो जाएगा और रिकैप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो देखो, इफ या व्हेन द आइलैंड इज न्यू, अगर आइलैंड नया नया बना है, ठीक है, तो रेट ऑफ इमिग्रेशन कैसा होगा, यहां पर रेट ऑफ इमिग्रेशन विल बी हाई और लो। तो आपको यहां पर टिक लगाना है। अभी हम वापस आएंगे, ठीक है, देखेंगे हाई होगा कि लो होगा। राइट, समझ में आ रहा है? एंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन विल बी हाई और लो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन द आइलैंड इज न्यू, जब आइलैंड नया बना है तो रेट ऑफ इमिग्रेशन हाई होगा या लो होगा, और रेट ऑफ एक्सटिंक्शन कैसा होगा नए आइलैंड पे, हाई होगा या लो होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा आपको, इसका आंसर मिलेगा आपको नई नेक्स्ट वीडियो में, और वो तब अगर आपने कोई गलती की तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, तो आपको लिखना है नंबर 1 डाल के, 1 का आंसर हाई है या लो है, और 2 का आंसर हाई है या लो है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। राइट, ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे लिख के बताना। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर, और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि आपका जो आइलैंड होता है, ठीक है, आइलैंड कई तरीके के होते हैं। ठीक है, और उसी पे आपका बनता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपका आइलैंड, जो मैं 2 टाइप के फिगर्स बनाने जा रहा हूं, आपको देखना है। ठीक है, ध्यान से। एक तो आइलैंड आपका है इस तरीके का, ऐसा बड़ा सा। ठीक है, राइट, बिग आइलैंड। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, बहुत आसान आसान। और दूसरे टाइप के जो आपके आइलैंड है, एक ही जगह पे हैं लेकिन हैं छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स टुगेदर, एक साथ हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इन दोनों में से जो बेहतर आइलैंड कौन सा है। बेहतर का मतलब ज्यादा स्टेबल, है ना, समझ रहे हो, सिक्योर। ठीक है, समझ रहे हो, है ना, कौन सा आइलैंड है, तो ऑब्वियसली आपका ये वाला आइलैंड ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, समझ रहे हो, है ना। अगर एक बड़ा घर हो, है ना, आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि आपकी फैमिली है, ठीक, आपकी फैमिली में मान लो, आपकी जो फैमिली है उसमें है आपके 15 पीपल, 15 लोग हैं, ठीक, और आपका जो घर है वो मान लो है आपके पास 15 लोगों के रहने की जगह, लेकिन अलग अलग जगह पे है। जैसे एक छोटा घर यहाँ पे है, एक छोटा घर यहाँ पे है, और एक छोटा घर यहाँ पे है, तो ज़्यादा सिक्योर ये है, या एक और फैमिली है उसकी भी, उसमें भी 15 लोग हैं और उनके पास एक बड़ा सा घर है। अब बताओ, यहाँ पे 15 लोग एक साथ रह सकते हैं लेकिन
4 लोग यहाँ, 3 लोग यहाँ, है ना, और 8 लोग यहाँ। तो सिक्योर कौन सा, ज़्यादा स्टेबल कौन सा? यहाँ। सब एक साथ रहेंगे, सब सेफ रहेंगे, और किसी को भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी तो सब हाजिर रहेंगे। तो जो बड़ा आइलैंड होता है एक साथ, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर आइलैंड दैट आर प्रेजेंट टुगेदर इन पैचेस। तो याद, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर आइलैंड का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है आइलैंड के बारे में तो आपको आसानी से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, राइट। तो ठीक है, और किस तरीके का आइलैंड अच्छा माना जाता है? ठीक है, तो इस तरफ हम लिख लेते हैं गुड आइलैंड। ठीक है ना, गुड आइलैंड या बेटर आइलैंड बोल सकते हो। ठीक है, या स्टेबल बोल सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे सुनने में। ठीक, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बैड आइलैंड या अनस्टेबल आइलैंड। ठीक है, या अनसिक्योर बोल सकते हो, जैसा भी, मतलब आपकी टर्मिनोलॉजी जैसी भी है, जैसा भी आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो किस टाइप के आइलैंड्स अच्छे होते हैं, किस टाइप के आइलैंड्स अच्छे नहीं होते। ठीक है, राइट। तो अब जो नेक्स्ट टाइप का मैं बनाने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। अगर आपके आइलैंड कुछ इस तरीके के हैं, ऐसा, ठीक है, मतलब कि देर आर 3 आइलैंड्स, बट देर आर 3 आइलैंड्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय बाय अ कॉरिडोर्स। ठीक है, राइट। और एक है आपका इस तरीके का आइलैंड जो अलग अलग है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, सिक्योर है? ऑब्वियसली कौन सा, ये वाला, है ना। कि अगर इसमें रह रहे लोगों को या स्पीसीज को इधर की ज़रूरत पड़ी तो ये इधर आ सकते हैं, इधर के इधर जा सकते हैं, इधर के इधर जा सकते हैं, एक दूसरे से ये चीज़ें ले दे सकते हैं। या अगर यहाँ पे रिसोर्सेज कमी हो गई कभी तो ये इधर जाके आसानी से ले सकते हैं। तो इस टाइप का आइलैंड ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इस टाइप का नहीं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो आइलैंड है वो है इस टाइप का, कि आपके पास एक आइलैंड है कुछ इस तरीके का। ठीक है ना, और जो दूसरा है वो है आपका कुछ इस तरीके का। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इसके जो इसका जो एरिया है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा, मोर एरिया एंड लेस एजिस। एजिस जो है इसके, किनारा जो है इसके कम है, एरिया ज़्यादा है, रहने की जगह ज़्यादा है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो इसका एरिया कैसा है भाई, रहने लायक, लेस, एंड एजेस आर मोर। ठीक है, मतलब ये आइलैंड एक्सपोज ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो इस पे इसका जो एक्सपोज हो रहा है एरिया वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस टाइप का जो आइलैंड होता है वो ज़्यादा स्टेबल और गुड माना जाता है। ठीक है ना। तो अब देखो, आप खुद सोचो कि जिसके ज़्यादा बॉर्डर एरियाज एक्सपोज होते हैं उन पे खतरा बहुत ज़्यादा होता है ना, समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे, जिस कंट्री के बॉर्डर एरियाज ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, है ना, तो उन पे खतरा ज़्यादा होता है, जिनके एरियाज कम एक्सपोज होते हैं उन पे खतरा कम होता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस टाइप के आपके जो आइलैंड्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। अब लास्ट में चलते चलते एक और आइलैंड है, मतलब एक आइलैंड नहीं है, मतलब एक और टाइप ऑफ आइलैंड है जो कि जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो ये है कि अगर आपका जो नया आइलैंड बना है ना, मान लो कि आपका कोई एक नया आइलैंड बना, ठीक, यहाँ पर, दिस इज न्यू आइलैंड। ओके,
और यहाँ पे अभी मान लो आपका एक नया आइलैंड बना, तो मैं दो कंपेयर कर रहा हूँ ना, अच्छा आइलैंड कौन सा है और अच्छा आइलैंड कौन सा नहीं है, मतलब विच इज़ द स्टेबल एंड विच इज़ द अनस्टेबल आइलैंड। तो दो आइलैंड बने मान लो, ठीक। कौन सा आइलैंड ज़्यादा स्टेबल होगा? अगर इस आइलैंड के जो आसपास जो पहले से जो आइलैंड प्रेजेंट है, सॉरी ऐसा नहीं, हाँ, तो अगर जो आइलैंड नया नया बना है उसके जो नियर बाय आइलैंड्स हैं जो पहले से हैं, समझ रहे हो, जो पहले से जो उसके आसपास आइलैंड्स हैं वो उसके जैसे ही हैं, मतलब सिमिलर हैं, सिमिलर आइलैंड्स हैं, तो ऐसे आइलैंड ज़्यादा स्टेबल होंगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर कोई ऐसा आइलैंड बना है जिसके आसपास जो आइलैंड्स हैं वो अलग अलग तरीके के हैं, मतलब उन पे रिसोर्सेस अलग अलग हैं, उन पे जो स्पीसीज हैं वो अलग अलग तरीके की रह रही है, समझ रहे हो, तो क्या होगा कि जो ऐसा आइलैंड है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर आपके पड़ोसी, आपके नेबर आपके जैसे सोचने वाले हों, तालमेल वाले हों, अच्छे हों, आपके जैसे ही हों, है ना, आप जितने अच्छे हैं वैसे ही हों, तो ज़्यादा स्टेबल नेबरहुड होगा ना। सेम कंसेप्ट, आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों को यहाँ पर कनेक्ट करना है इकोलॉजी में और इवोल्यूशन में। आप बहुत अच्छे से इकोलॉजी और इवोल्यूशन समझ पाएंगे, और आपको यहाँ पर रटना कुछ नहीं है, बस कहानी की तरह समझते जाइए एक फ्लो में, आप आसानी से इकोलॉजी आपका सब कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो वैसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पे, अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं, आपके जैसे हैं, तो आपका स्टेबल नेबरहुड हो जाएगा, मतलब आप आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर पड़ोसी अलग अलग तरीके के माइंडसेट के हैं, ये कुछ और ही सोच रहा है, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये कुछ बकवास कर रहा है, कुछ फालतू बोल रहा है, ये हमेशा लड़ने को तैयार है, तो आप कैसे हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे, है ना, लगे यार यहाँ से बस चलो, यहाँ से छोड़कर अब यहाँ नहीं रह सकते। तो आई होप कि आपको आइलैंड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है, थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये थी हमारी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, दैट इज यूनिट नंबर 9 की वीडियो नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और प्रेस कर देना बेल आइकन, ताकि आगे जितनी भी वीडियोस और अपलोड होने वाली है फटाफट आपको जल्दी से डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। चलिए फिर, ख्याल रखना, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।